देखिए सबसे पहले हम लोग होल्डिंग का बेस क्लियर कर लेता है। देखो बेस में क्या है, हम आपको समझा देता है। मान लीजिए जैसे एच लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है। ये थोड़ा फास्ट रिवीजन वीडियो है, ठीक है। ऑलरेडी जो पहले से क्लास किया होगा उसको अच्छा से समझ में आएगा, जो नहीं क्लास किया होगा उसको ध्यान से देखना। एक बार नहीं 2 बार देखेगा तो शायद हो सकता समझ में आ जाएगा, 2 बार देखना पड़ेगा। एच लिमिटेड एक कंपनी है, एस लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है। इसका मान लीजिए 60% शेयर, ठीक है। 50% से ज्यादा का शेयर कौन खरीद लिया? एच खरीद लिया। तो जो बाई करता है ना, खरीदता है, जो बाई करता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे होल्डिंग कंपनी। जो बाई करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? होल्डिंग कंपनी। जो बिक गया, मान लीजिए यहाँ पे 50% नहीं, सॉरी 60%, 50% से ज्यादा 51% हो गया तो 60% पकड़ते हैं, ठीक है। मतलब एच लिमिटेड कितना खरीदा? एस का बोलो, बोलो बोलो, कोई असुविधा नहीं है, 60%, ठीक है। उसको जो खरीदेगा उसको हम लोग होल्डिंग कंपनी बोलेंगे, और जो बिक रहा है इसको हम लोग बोलेंगे सब्सिडियरी। अब सब्सिडियरी में देखिए 2 बात है। सब्सिडियरी में देखा जाए तो 60% किसका है? होल्डिंग का। और 40% किसका है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, MI, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। सर माइनॉरिटी इंटरेस्ट किसको बोलते हैं? माइनॉरिटी इंटरेस्ट वो शेयर होल्डर जो एस लिमिटेड का खुद का है, अलग से। मतलब होल्डिंग का जो है वो तो रहेगा ही, सब्सिडियरी का जो अलग से है, ठीक है। तो ये बेसिक लेवल का बात था। बात यहाँ पे अब स्टार्ट होता है। होल्डिंग में हम लोग कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट। ये क्या होता है आपको हम बता रहे हैं। देखो जैसे इसका 2 तरह का सम आता है, तो पहले समझ लीजिए। मान लीजिए 1 जनवरी 2013 का एक डेट है, ठीक है। इस दिन आप बिजनेस को क्या किया? एक्वायर कर लिए। एक्वायर कौन किया? तो मेरे एग्जांपल में एच लिमिटेड था। किसको एक्वायर किया? तो एक्वायर कौन किया? एच लिमिटेड, ठीक है। ये हो गया होल्डिंग। अब ध्यान दीजिएगा, बेसिक लेवल का बात चल रहा है, थोड़ा फास्ट बोल रहा है, इसको आपको समझना पड़ेगा। अब आपको एक बैलेंस शीट का डेट दे दिया, क्लोजिंग डेट जो भी होगा, ये अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग करता है। किसी में मार्च होगा, किसी में दिसंबर होगा। मान लो 31 दिसंबर है 2013 का, ठीक है। तो ये जो एक्वायर हुआ ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर हो गया। कौन सा है हो गया? 2 तरह का एक्वायर होगा, या तो ईयर के स्टार्टिंग में खरीद लेगा। कौन खरीदेगा? होल्डिंग कंपनी खरीदेगा। किसको? सब्सिडियरी का शेयर, ठीक है। या फिर मिडिल में खरीदेगा। मिडिल में कोई भी ईयर में खरीदेगा, चाहे 3 महीना बाद हो, चाहे 4 मंथ में हो, चाहे 6 मंथ बाद हो। करंट ईयर में कभी भी 4 to 5 मंथ में हो, तो होता है मिड ऑफ द ईयर। अभी हम लोग जो पहला क्वेश्चन करेगा, ये जो हम लोग फर्स्ट रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, वीडियो लेक्चर, इसमें हम लोग बिगिनिंग में एक्वायर करने का मतलब सम्स करेंगे। तो होता है क्या, हम आपको बताता है। देखिए आपको क्या क्या करना होगा वो समझिए। स्टेप वन में आपको पहले डिग्री ऑफ कंट्रोल निकालना होगा। डिग्री ऑफ कंट्रोल मतलब हो गया, इसमें होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना है। मान लो एच लिमिटेड का कितना परसेंट शेयर है, ठीक है, और एस लिमिटेड का कितना परसेंट शेयर है। स्टेप 1 में आपको ये निकालना होगा। स्टेप 2, ये स्टेप आपको फॉलो करने के बाद ही आपको क्या बनाना होगा हमको समझा पाएंगे। स्टेप 2 में आपको देखिए, स्टेप 1 समझ में आया, डिग्री ऑफ कंट्रोल निकाल लेंगे। और स्टेप 2 जो है आपका एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, जिसको हम लोग प्री एक्यूजिएशन प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। और एंड कैपिटल प्रॉफिट तो करेंगे ही, साथ साथ में रेवेन्यू प्रॉफिट भी आपको निकालना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोस्ट एक्यूजिएशन प्रॉफिट बोलते हैं। स्टेप 3, जब आप यहां पे स्टेप 2 पे आ जाओगे तो स्टेप 3 में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, या फिर गुडविल आएगा या फिर कैपिटल रिजर्व आएगा।
ठीक है, ये कैसे निकलेगा हम लोग सम्स में सीखेंगे। स्टेप फोर में क्या है, तो देखिए स्टेप फोर में ये हम लोग बनाएंगे कॉन्सोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस, कॉन्सोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। आपको एक एक करके हम समझा देता है। जैसे एच लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है, तो एच लिमिटेड किसको एक्वायर करेगा, मेरे एग्जांपल में एस लिमिटेड। तो एस लिमिटेड का सारा एसेट्स और लाइबिलिटी, इसका सारा एसेट्स और लाइबिलिटी किसके बुक्स में आ जाएगा, एच लिमिटेड में आ जाएगा। तो वो 4 वर्किंग पहले आपको हर क्वेश्चन में करना होगा। इसके अलावा भी वर्किंग हो सकता है, ठीक है। पहले आपको कंट्रोल चेक करना होगा कि इसमें होल्डिंग का कितना हिस्सा है, सब्सिडियरी का हिस्सा कितना है। उसके बाद आपको कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालेंगे। उसके बाद हम लोग कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस बनाएंगे। फाइनल जो मेरा आंसर बनेगा, मतलब फाइनल जो आप टच दीजिएगा, इसको हम स्टेप में नहीं लिखता है, सम का मेन पार्ट है। हम लोगों को बनाना पड़ता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कब का बनाना है, तो देखो आपके इस एग्जांपल में जो अभी हम करा रहा है, एक्वायर कब किए हैं, एक्वायर किया है 1 जनवरी को। और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कब का बनाना है, तो जो आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया रहेगा या जो क्वेश्चन अभी हम कराएंगे उसमें आपको बैलेंस शीट इस डेट का दिया रहेगा, क्लोजिंग डेट का, और एक्वायर का डेट अलग होगा। तो एक्वायर करने के पहले का जितना भी प्रॉफिट का हिस्सा होता है, ये वाला, या एक्वायर करने तक का जो प्रॉफिट होता है, मतलब इस डेट में, ये होता है आपका प्री एक्यूजिएशन प्रॉफिट, जिसको हम लोग कैपिटल प्रॉफिट भी बोलते हैं। और एक्वायर करने के बाद का जो प्रॉफिट होता है, ये वाला प्रॉफिट, इसको हम लोग पोस्ट बोलते हैं। तो अभी हम सबका ना आपको कैलकुलेशन करके दिखाएगा कि प्री में क्या जाएगा, पोस्ट में क्या जाएगा। बट आप ओवरऑल समझो, प्री वाला जो प्रॉफिट होता है ना, ये कैपिटल रिडक्शन होता है, मतलब ये इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है। अब आपको हम इन्वेस्टमेंट का रिटर्न क्या होता है हम समझाते हैं। सपोज आप मार्केट गया एक कुकर खरीदने, कुकर का वैल्यू है 1000 रुपीज, ठीक है। बट आप जब 1000 रुपीज का सामान खरीदा, उसमें दुकानदार बोलता है कि आपको 100 रुपया कैशबैक मिलेगा। तो रियल में आपका कुकर का कॉस्ट कितना पड़ा, 900। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी है। जब एच लिमिटेड को खरीदेगा पूरा बिजनेस, तो उसका शेयर एक्वायर करेगा। शेयर जब एक्वायर करेगा ना, तो जो एस लिमिटेड का रिजर्व एंड सरप्लस रहेगा ना, रिजर्व एंड सरप्लस जब बोल दिए ना, तो इसका मतलब हो गया जनरल रिजर्व, पीएल अकाउंट, कैपिटल रिजर्व, सारा रिजर्व एंड सरप्लस सब किसके पास आएगा, एच लिमिटेड के पास आएगा। लेकिन पूरा नहीं आएगा, जितना उसका शेयर रहेगा, जैसे जितना भी आप कंट्रोल का जो परसेंटेज निकालोगे ना, जितना उसका कंट्रोल रहेगा उतना आएगा। तो इस डेट तक का जो भी रिजर्व एंड सरप्लस रहेगा, जो भी, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में जरूर डिटेल दिया रहेगा कि उस डेट तक का, जिस दिन आप एक्वायर कर रहे हो उस दिन तक का कितना रिजर्व एंड सरप्लस है, वो सारा का सारा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट वो हो गया जब आप किसी कंपनी का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना एस लिमिटेड में, तो एस लिमिटेड में लगाओगे, बदले में आपको फ्री फंड का क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस मिल रहा है, तो वो रिडक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया। मतलब एक हम अपना जो प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया था उससे हम कोरिलेट करता है एक बार। सपोज मान लो ये कुकर हो गया, एस लिमिटेड कुकर हो गया, आप खरीदा कुकर, कुकर कितना का आया 1000 का, उसके साथ में आपको 100 रुपया का कैशबैक मिला, तो रियल में आपको कुकर का कॉस्ट कितना पड़ा 900। ठीक उसी तरह अब इस पे समझिए, हम इसमें मान लो शेयर खरीदे 1 लाख रुपया का, कितना का शेयर खरीदे 1 लाख का, ये इन्वेस्टमेंट किए। बट हम जब इन्वेस्टमेंट किया ना एस लिमिटेड में, तो उसी दिन जिस दिन एक्वायर किए, कंट्रोल एक्वायर किए, उसी दिन एस लिमिटेड के पास 20,000 रुपया था रिजर्व एंड सरप्लस में, जो मेरे को फ्री फंड का मिल गया बिना मेहनत का। तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट के करते समय जो मेरे को बेनिफिट मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, और ये आपके इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट को कम करता है। तो जो इन्वेस्टमेंट मेरा 1 लाख लगा था ना, वो रिजर्व एंड सरप्लस आने के बाद कितना लग गया 80,000 हो गया। ठीक उसी तरह जैसे कुकर खरीदने गए तो कुछ कैशबैक मिला, तो कुकर का कॉस्ट क्या हो गया, कम हो गया। अब सुनो, जिस भी बच्चा को यहां तक कुछ समझ में नहीं आया, वो बस आप 5 बात याद रख लो जो हम फिर से बोलने जा रहा है। जब भी कोई भी कंपनी, एक कंपनी दूसरे कंपनी को इन्वेस्टमेंट करेगा, शेयर खरीद लेगा उसका, उसमें जो खरीदा है 60% से ज्यादा वो हो जाएगा होल्डिंग, और जो बिका है वो क्या हो जाएगा सब्सिडियरी। जो जिसका मतलब जो बिक रहा है उसका क्या हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा सब्सिडियरी। मतलब ये होल्डिंग होगा और एक बेचने वाला क्या बन जाएगा सब्सिडियरी। अब सब्सिडियरी में 2 लोग हैं,
एक खुद होल्डिंग का हिस्सा है और एक माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, सब्सिडियरी का अदर शेयर होल्डर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट इसलिए अलग करेंगे क्योंकि जो कैपिटल प्रॉफिट होता है ना, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, वो आपका इन्वेस्टमेंट को कम करता है, और जो रेवेन्यू प्रॉफिट होता है ना, रेवेन्यू प्रॉफिट जिसको पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट बोलते हैं, अर्न प्रॉफिट भी बोलते हैं, मतलब जिस दिन एक्वायर करोगे उसके बाद का जो प्रॉफिट होता है वो रेवेन्यू प्रॉफिट होता है। तो ये जो प्रॉफिट होता है ये आपका पीएल अकाउंट में जाता है, ठीक है। उसके बाद गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालना हम सिखाएंगे, क्योंकि कोई भी बिजनेस आप खरीदोगे ना तो वहां पे आपका या तो गुडविल निकलेगा नहीं तो कैपिटल रिजर्व निकलेगा। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस बना देंगे, क्योंकि बैलेंस शीट में ना हम लोग ये रिजर्व एंड सरप्लस टोटल लिखेंगे, ठीक है। अब कंसोलिडेटेड जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, जो होल्डिंग कंपनी है उसका सारा लेंगे, और जो सब्सिडियरी कंपनी है ना उसका वही पोर्शन लेंगे जो उसका हिस्सा होगा। किसका हिस्सा बनेगा, होल्डिंग का। आइए क्वेश्चन नंबर में आओ, एक बार क्वेश्चन नंबर में आइए, ठीक है। एक क्वेश्चन है तो इसको हम लोग स्टार्ट करता है। हाँ, ये 2002 में आया हुआ है, हो सकता है ये डेटा आपके किसी और स्कैनर में चेंज हो, बट मेरे पास जो डेटा उसके हिसाब से हम करा रहे हैं। ये एक अलग डेटा का भी ऐसा ही 2002 का सिमिलर सम है, किसी और ईयर में आया हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन में, देखिए ऑन 1 जनवरी 2019 एच लिमिटेड परचेज किया है 24,000 इक्विटी शेयर इन एस लिमिटेड। ऑन दैट डेट एस लिमिटेड हैड 2500 इन जनरल लेजर मिला, और 37,500 डेबिट बैलेंस इन पीएल अकाउंट। मतलब जिस दिन एक्वायर किया गया ना, 1 जनवरी 2019 का डेट था, उस दिन जनरल लीजर में 2500 बैलेंस था। मतलब मेरे इस एग्जांपल में कब एक्वायर किया गया, इसको खत्म करते हैं हम लोग, ठीक है। अभी हम जो सम पढ़ रहे हैं ना, उस सम में हम एक्वायर कब किया उसको देखते हैं। देखिए हाँ, 1 जनवरी 2019 को एक्वायर किए हैं, ठीक है। उस दिन दो चीज था, जनरल लीजर में 2500 बैलेंस था, और पीएल अकाउंट में ना लॉस था 37,500 का। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये लॉस है, क्योंकि डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है ना, डीआर, डेबिट बैलेंस होने से लॉस होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है फ्रॉम द ईयर बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2019, ठीक है, प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। मतलब 31 दिसंबर 2019 ये डेट है, देखो 31 दिसंबर 2019, इस डेट में बोलता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओ। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कौन कौन रहेगा, होल्डिंग का पूरा रहेगा और सब्सिडियरी का उसका शेयर रहेगा। हाँ, सब्सिडियरी का क्या रहेगा, होल्डिंग का जो शेयर है, मतलब एच लिमिटेड का तो पूरा लेंगे, और सब्सिडियरी का क्या लेंगे, जो सब्सिडियरी में इन्वेस्टमेंट किया ना होल्डिंग, उसका शेयर ले लेंगे, वो अभी हम दिखा देगा। फिलहाल आप ये टेंशन मत लो, आप ये सोचो होल्डिंग और सब्सिडियरी बोल के दो कंपनी है, होल्डिंग कंपनी मेन है, उसी का कंसोलिडेटेड बनाता कौन है, तो होल्डिंग कंपनी बनाता है, क्योंकि होल्डिंग पेरेंट कंपनी होता है, क्योंकि होल्डिंग का किस पे ऊपर कंट्रोल है, एस लिमिटेड पे, मतलब सब्सिडियरी पे, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद देखिए पर्टिकुलर है, एच लिमिटेड है और एस लिमिटेड है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी है, शेयर होल्डर फंड है, और क्या है, शेयर कैपिटल है 7.5 लाख 3 लाख, सरप्लस है। ध्यान दीजिए, ये जो सरप्लस आपको दिख रहा है ना, रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और रिजर्व आपको पता है ये जनरल रिजर्व है, 90,000 75,000 है, और देखो 60,000 और 7500। मेन जो मेरा टेंशन का बात है वो है सब्सिडियरी का, जो एस लिमिटेड है ना वो सब्सिडियरी है। नीचे क्वेश्चन में ऊपर में ही बोला था ना, हाँ ऊपर में बोला था। अच्छा फर्स्ट लाइन में आओ एक बार, 1 जनवरी 2019 एच लिमिटेड परचेज किया 24,000 इक्विटी शेयर। तो एच परचेज किया ना, तो एच हो गया होल्डिंग, और एस क्या बनेगा, जो बिक रहा है सब्सिडियरी बिक रहा है, ठीक है। तो हमको सब्सिडियरी का हिसाब करना है, रिजर्व एंड सरप्लस का और स्टेटमेंट ऑफ पीएल का, ठीक है। उसके बाद करंट लाइबिलिटी है, फिर बैलेंस शीट का दोनों का टोटल है, फिर नॉन करंट एसेट्स है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, फिक्स्ड एसेट्स होता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। देखो इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड दिया हुआ है ना, मतलब ये आप एक बार देखिए 2 लाख रुपया है, इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड कितना रुपया है, 2 लाख रुपया है। ऊपर में देखो रुपया नहीं दिया था, 24,000 इक्विटी शेयर दिया था, तो 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका करेंट एसेट्स है, फिर टोटल है। अब आपको एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक करके हम लोग निकालेंगे, ठीक है। बोलता है फिक्स्ड एसेट्स स्टैंडिंग इन द बुक्स ऑफ एस लिमिटेड
at rupees 90,000 was considered worth rupees 75,000 on the date of acquisition of share। मतलब जब हम बिजनेस एक्वायर किया ना एच लिमिटेड, तो इस डेट में अकाउंट्स में उसका 90,000 का एक फिक्स्ड एसेट था। फिक्स्ड एसेट्स कितना का था? 90,000 का, जो कि कितना होना चाहिए? 75,000 होना चाहिए। तो मतलब देखो, ये होना चाहिए 75,000 होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, बट आप लिख कितना दिए हो? 90,000। तो ज्यादा लिखे हो कि कम लिखे हो? ज्यादा लिख दिए हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या कर दिया आप लोग? ओवर वैल्यूएशन कर दिया ना। क्या कर दिया? ओवर वैल्यूएशन। कितना एक्स्ट्रा लिख दिए हो? 15,000। तो इसको पहले आपको ओवर वैल्यूएशन किया ना, तो दो बात याद रखना होगा, इसको आपको ओवर वैल्यूएशन को सही करना होगा, ठीक है। ये रीवैल्यूएशन टाइप का ही क्वेश्चन है, ठीक है, कि 90,000 का एसेट था आपके बुक्स में, लेकिन रियल में कितना होना चाहिए? 75,000 होना चाहिए। तो 50,000 आप ज्यादा दिखाए हो, तो पहले 50,000 से एसेट्स घटाओगे। हाँ बोलो। जैसे मान लो ये बैलेंस शीट है, जस्ट एक एग्जांपल है, इधर फिक्स्ड एसेट्स आप कितना दिखा दिए? 90,000, बट इतना नहीं होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था जानते हो? 75,000 होना चाहिए था। तो आपको तो 15,000 से क्या करना होगा? कम करना पड़ेगा, तब जाके वो आएगा 75,000 पे, ठीक है। आप 15,000 कम करोगे ना, तो इधर भी तो कम होगा, प्रॉफिट भी तो गिरेगा। हाँ, ये रीवैल्यूएशन लॉस है। कम हो गया वैल्यू मतलब लॉस हो रहा है, बढ़ता है तो फायदा होता। एसेट कम हो गया तो क्या हो गया? लॉस हो गया। अब इस पे डेप्रिसिएशन का भी तो खेला होगा। आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि 20% डेप्रिसिएशन हैज बीन रिटेन ऑफ सिंस एक्विजिशन। मतलब जिस दिन एक्वायर्ड किए हो ना, ये करेंट ईयर का यहां से लेके यहां तक 20% का डेप्रिसिएशन है। तो सब हम लोग धीरे धीरे करके समझेंगे, ठीक है, कि इसका क्या होगा। पहले हम लोग वर्किंग नोट पे जाता है, धीरे धीरे करके वर्किंग नोट बनाएंगे, उसके बाद आस्ते आस्ते करके हम लोग एक एक स्टेप करेंगे और समझने की कोशिश करिएगा। चलिए सबसे पहले, अच्छा एक और टॉपिक एडजस्टमेंट था क्या, उसको भी रीड कर लेते हैं, फटाफट खत्म कर लेते हैं उसको भी, उसके बाद फिर दोबारा सम्स तो ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद बोला स्टॉक ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड 30,000। मतलब ध्यान दो, एक बार बोर्ड पे देखो, ये एक एच लिमिटेड है, ये एक्वायर किया किसको? एच लिमिटेड को। तो ये बन गया भाई साहब होल्डिंग, और ये बन गया जो बिक रहा है वो बन गया सब्सिडियरी। इसके स्टॉक में ना कितना का स्टॉक इंक्लूड है? 30,000। कितना का स्टॉक इंक्लूड है? 30,000 का स्टॉक है इसके पास, ठीक है, जो कहां से आया है? इसके पास से आया है। और इसमें कितना प्रॉफिट इंक्लूड है? 7500। अब सुनो, यदि ये वाला स्टॉक एच लिमिटेड बाहर वाले आदमी को बेच देता, तब एच लिमिटेड तो प्रॉफिट मिलाया है, और जो रियल में भी हो चुका है। बट इस क्वेश्चन में ये स्टॉक बिका नहीं है, तभी तो स्टॉक एच लिमिटेड के स्टॉक में इंक्लूड है। तो नंबर वन बात, सर स्टॉक किसके पास है? एच लिमिटेड के पास है। मिला के प्रॉफिट बेचा कौन है? एच लिमिटेड दिया। तो जो प्रॉफिट मिलाया हुआ, बट रियल में प्रॉफिट तो हुआ नहीं, क्योंकि दोनों कंपनी क्या है? एक होने वाला है। तो इसीलिए इस प्रॉफिट को हम लोगों को हटाना पड़ेगा। 7500 को क्यों हटाना पड़ेगा? अनरियलाइज प्रॉफिट हो गया। क्यों? क्योंकि एच लिमिटेड स्टॉक तो बेचा है, बट वो रियल में बिका नहीं है, उसके होल्डिंग के पास ही है, पेरेंट्स के पास ही है। तो इसको आपको क्या करना होगा? अनरियलाइज प्रॉफिट हटाना होगा। इस क्वेश्चन में अमाउंट दे दिया, यदि आपको परसेंटेज दे देता तो फिर हो सकता था कॉस्ट पे रहता, तो इस पे आपको प्रॉफिट पे मिला उला के कैलकुलेट करना रहता, जैसे हम लोग कॉस्ट शीट में बहुत जगह करता है, या भी बहुत अलग अलग चैप्टर में डिपार्टमेंट में करता है, ट्रांसफर प्राइस बोल के था, वो हम समझा देगा, ठीक है। परसेंटेज दिया रहेगा तो इसमें परसेंटेज यूज करेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट क्या दे दिया है? अमाउंट दे दिया है, ठीक है। तो अब हम लोग सम्स पढ़ लिया। सम्स को आप लोग जो भी वीडियो देख रहा है, या तो आप उसको नोट कर लो, नहीं तो आपके पास सिमिलर कोई बुक्स में होगा तो उस पर टिक लगा लेना। सम आगे रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि सम्स पढ़ेंगे तो उसको आपको मिलाते रहना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता है। थोड़ा सा सम ये सब लेंदी होता है, बट इंपॉर्टेंट है, 50 मार्क्स बचाना है तो 15 मार्क्स का आएगा, 15। चलिए एक एक करके हम वर्किंग करते हैं और समझाते हुए चलते हैं। आप पहले अपना वर्किंग पे ही फोकस करिएगा एग्जाम में, ठीक है। स्टेप 1 मेरे साथ समझने की कोशिश करिएगा। पहला वर्किंग नोट होगा
शेयर ऑफ होल्डिंग, वही डिग्री ऑफ कंट्रोल वही हो गया कि किसके पास कितना कंट्रोल है, शेयर ऑफ होल्डिंग। ठीक है, तो देखिए होल्डिंग कंपनी कौन है, एच लिमिटेड, तो एच लिमिटेड है ना। हाँ, जो खरीदता है वही होल्डिंग कंपनी है। अब एकदम ऊपर जाओ, ऊपर जाइए और लिखा हुआ है, मेरे साथ आराम से धीरे धीरे करो। 1 जनवरी 2019 एच लिमिटेड एक्वायर नहीं परचेस 24,000 इक्विटी शेयर और इन एच लिमिटेड, मतलब एच लिमिटेड 24,000 इक्विटी शेयर खरीदा है। किसका खरीदा है, एस लिमिटेड का। एक बार एस लिमिटेड का टोटल शेयर देखो, तो शेयर कैपिटल में आइए 3 लाख रुपया है, वो 3 लाख क्या रुपया है। और आप देखो वहां पे शेयर कैपिटल के ब्रैकेट में शेयर ऑफ ₹10 नीचे है, तो रुपया को शेयर में जब कन्वर्ट करना रहता तो डिवाइड करेंगे, तो 30,000 शेयर आएगा। 30,000 शेयर उम्मीद करता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप वहां पे देखिए, एस लिमिटेड का शेयर 3 लाख रुपया है और एक शेयर का दाम 10 रुपया है, डिवाइड मारिए तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से वैल्यू आता है। ठीक है, तो टोटल एस लिमिटेड का शेयर कितना है, 30,000 है। बस हो गया खेला। तो ये 30,000 है, जिसमें से 24,000 कौन खरीद लिया, एच लिमिटेड। इंटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा 80%। ठीक, उसके बाद आप सब्सिडियरी का भी वैल्यू निकाल दो, मतलब सब्सिडियरी का होल्डिंग। तो सब्सिडियरी के पास खुद के पास कितना पड़ा है, 6,000। कितना में से, टोटल 30,000 है। ये कहां से पता चला, बैलेंस शीट में पता चला, शेयर कैपिटल से पता चल गया। इंटू 100 20%, इसको आप 20%, इसको आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी बोल सकते हो। मतलब एक बार हम आपको पिक्चर क्लियर करता है, एस लिमिटेड जो कंपनी है ना, इसका 100% जो शेयर है ना, उसमें से कितना परसेंट, 80% है होल्डिंग के पास। होल्डिंग कौन है, एच लिमिटेड जो खरीदा है, और 20% किसके पास है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। मतलब माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है समझिए, जो एस लिमिटेड का खुद का अदर शेयर होल्डर है, मतलब एस लिमिटेड का 80% कौन लिया है, एच लिया है। मतलब देखो एच है, एस है, ये जो एच है ना, इसका 80% एच खुद लेके रखा है, जो इसमें बच गया 20% वो अदर शेयर होल्डर है, जिसको हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ग्राफ एग्जाम में नहीं बनाना है, जो हम टेबल बनाए ना, डायग्राम टाइप में बनाए, नहीं बनाना, ये जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया। ठीक है, डिग्री ऑफ कंट्रोल हम लोग निकाल दिया, तो इसमें अभी समझ में आ गया। स्टेप टू हम लोग क्या करेगा, तो देखिए स्टेप 2 में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे प्रॉफिट का और रिजर्व का। ठीक है, कि कौन सा कैपिटल प्रॉफिट होगा। तो स्टेप 1 नोट कर लीजिएगा। ठीक है, स्टेप 1 नोट कर लीजिएगा, स्टेप 2 में हम जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़े, बोलिए। स्टेप टू में क्या है, हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा टफ भी होता है और दिमाग लगाना है थोड़ा सा। एनालिसिस ऑफ, आपको निकालना है कैपिटल प्रॉफिट। एक काम करते हैं, प्रॉफिट और रिजर्व ले लेते हैं, प्रॉफिट एंड रिजर्व। तो इसमें आप 3 कॉलम बना दो। ठीक है, एक बना लो पर्टिकुलर्स का, तो बनेगा ही, जिसमें आप सारा इंफॉर्मेशन लिखोगे। उसके बाद आप बना लीजिए कैपिटल प्रॉफिट, जिसको हम लोग प्री एक्विजिशन प्रॉफिट भी बोलते हैं। उसके बाद कैपिटल प्रॉफिट के बाद रेवेन्यू प्रॉफिट, जिसको हम लोग रेवेन्यू प्रॉफिट को पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट बोलते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, एक दो सम्स को करोगे, इसको प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग रेवेन्यू रिजर्व करेंगे, 3 कॉलम बनाए। यदि रीवैल्यूएशन रिजर्व रहता तो उसमें हम लोग चेक करेंगे, अच्छा बताएंगे इसको। ठीक है, पहले इसको समझ लो, उसको बाद में बताएंगे, पहले इसको समझते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग किसको सल्टाएंगे, जनरल रिजर्व को। तो एक बार आप एक काम करिए, नंबर 1 रिजर्व को सल्टा दीजिए। रिजर्व कितना है रिजर्व, तो आप क्वेश्चन में देखिए, एक बार एडजस्टमेंट में आइए, ऊपर में, एकदम ऊपर में, जब आप खरीदे थे ऑन 1 जनवरी 2019 एच लिमिटेड परचेज 24,000 इक्विटी शेयर इन एस लिमिटेड। ऑन दैट डेट एस लिमिटेड हैड 2,500 जनरल रिजर्व। मतलब ये कब का जनरल रिजर्व है, ओपनिंग का है, 1/1/19 का। कितना है जनरल रिजर्व का बैलेंस,
2500। और आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि ये जो है आपका 2500 जो है ना, ये जिस दिन आप एक्वायर किए थे ना उस दिन का जनरल रिजर्व है, तो पूरा का पूरा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हो जाएगा। और प्री को हम लोग कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। मतलब जिस दिन आप होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी में अपना होल्डिंग एक्वायर करता है, शेयर खरीदता है, उस दिन तक का सारा प्रॉफिट और रिजर्व प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होता है। और ये आप बोर्ड में ऊपर में भी देख सकते हो, क्वेश्चन में ये 1 जनवरी का है, जिस दिन आप बिजनेस एक्वायर किए ऑन द सेम डेट लिखा हुआ, ऑन दैट डेट, तो ये हो गया कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, अब एक काम करिए, आप क्वेश्चन के एकदम बैलेंस शीट में आइए। पहले तो ये बताओ बैलेंस शीट कब का दिया हुआ है, क्वेश्चन का बैलेंस शीट कब का दिया हुआ है। तो देखो वहां पे लिखा हुआ है, सेकेंड लाइन देखो, फ्रॉम दियर बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 2019 मिला। मतलब ये बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2019 का है। और बिजनेस एक्वायर कब किया है, हम छोटा सा यहाँ पे लिख रहा है, बिजनेस एक्वायर किया 1 जनवरी 2019 को। और बैलेंस शीट कब का है, 31 दिसंबर 2019, ये है ना बैलेंस शीट। तो इस दिन आपके पास कितना था जनरल रिजर्व, 2500। और इस दिन देखो बैलेंस शीट में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, क्या 7500 है। तो आप देखिए सरप्लस के नीचे नंबर 1 रिजर्व है, और रिजर्व में नहीं 75,000 दिया हुआ मेरे इस क्वेश्चन में, तो हम 75,000 लेके चलेंगे। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 75,000। ठीक है, तो एक सेकेंड, ये क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, इसको अभी हम सही कर देता है। हाँ, वो 7500 होगा, जो ये क्वेश्चन में रिजर्व है ना, क्वेश्चन में जाइए और सरप्लस बी नंबर पॉइंट सरप्लस है, उसमें देखो रिजर्व है। और रिजर्व जो एस लिमिटेड का है, ब्रैकेट वाला नहीं, जो रिजर्व है एस लिमिटेड का, हमको शेयर किसका लेना है, सब्सिडियरी का। तो उसका देखो उसमें 75,000 दिया हुआ है, जो कि 7500 होगा। कितना होगा ये, 7500। तो सोचो ये पहले से था, फिर ये कितना बन गया, 7500 बन गया। तो इसमें आप ध्यान से देखो, आप इस तरह से इसको लिख सकते हो सजा के कि बैलेंस एज पर बैलेंस शीट, बैलेंस एज पर बैलेंस शीट के हिसाब से मेरे पास कितना रिजर्व है, 7500। इस टोटल में से पुराना रिजर्व कितना है, 2500 है ना। हाँ, तो 1119 का मेरे पास 2500 रिजर्व है। तो ध्यान से सुनो, यदि आप पुराना हटा दोगे, जिस दिन एक्वायर किया उस दिन का हटा दोगे, तो करेंट ईयर का रिजर्व कितना आ जाएगा, और करेंट ईयर का रिजर्व क्या हो जाएगा, रेवेन्यू रिजर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेवेन्यू रिजर्व। इसको हम एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता है। देखो इस दिन 2500 है, तो इस दिन 7500 हो गया, तो इस बीच में तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। तो जिस दिन आप एक्वायर करते हो उस दिन वाला रिजर्व हो जाएगा कैपिटल प्रॉफिट, और रिजर्व का बैलेंस 7500 हो गया। तो 7500 ये टोटल है, जिसमें से ओपनिंग पुराना वाला कितना था, 2500। तो ये यहां से लेके यहां तक करेंट ईयर है, करेंट ईयर का रिजर्व कहाँ जाएगा, रेवेन्यू में जाएगा। और एक्वायर करने का डेट तक का कोई भी रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ जाएगा, कैपिटल में जाएगा। तो मतलब हम एक बात बता रहे हैं, ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है और ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, दोनों। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट बोलो चाहे रिजर्व बोलो। ठीक है, तो रिजर्व हो गया, रिजर्व में बस इतना करना था। अब थोड़ा दिमाग आपको लगाना है स्टेटमेंट ऑफ पीएल में, डेंजरस चीज है। आइए स्टेटमेंट ऑफ पीएल समझेंगे हम लोग। नंबर 2, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ठीक, जिस दिन आप एक्वायर किए 1 जनवरी 2019 को, देखो ऊपर में दिया हुआ है, लॉस दिया है, बोलो 37, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा। तो कैपिटल लॉस है ये तो ये जिस दिन आप एक्वायर किए हो ना कंपनी को, उस दिन तक का प्रॉफिट आपका जाएगा कैपिटल में। तो ये लॉस है ना, इसीलिए प्रॉफिट वाले कॉलम में ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब आपको देखना है, हाँ बोलो।
एक सेकंड रुक जाओ। उसके बाद देखिए, ये हो गया आपका कौन सा प्रॉफिट, कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस हो गया। अब आपको रेवेन्यू प्रॉफिट या लॉस निकालना है, तो बैलेंस शीट के हिसाब से पीएल में कितना पैसा है, तो प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट कितना है, ये लॉस है देखो 7,500। आप लाइबिलिटी साइड में देख लो, क्वेश्चन में बैलेंस शीट में स्टेटमेंट ऑफ पीएल का बैलेंस एस लिमिटेड का देखो कितना है, 7,500। ठीक है, ये आपका लॉस है। अब सुनो, ओपनिंग में भी लॉस था, लेस ओपनिंग में मतलब 1119 का लॉस कितना था, इसको अच्छा से समझिए, ध्यान दो, बच्चा लोग यहाँ गलती कर देगा। अब इसको हम कैसे समझाएं, इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, फिर उसके बाद अभी हम हटा देगा। ठीक है, जब आपका ये बिजनेस एक्वायर करने का डेट है और ये क्लोजिंग डेट है ना, तो इस दिन आपके पास लॉस था 37,500। ठीक है, और इंड में लॉस बचा 7,500। अब आपको ये बात पता होगा कि आपका लॉस कभी भी कम होता है ना, तो उसके पीछे का रीजन प्रॉफिट होता है, क्योंकि लॉस आपका नेगेटिव बैलेंस होता है और प्रॉफिट पॉजिटिव होता है। तो ये लॉस कम होने के कारण, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 30,000। ये 30,000 जानते हो क्या है, ये प्रॉफिट है, क्योंकि ये बात सबको पता होना चाहिए। तो ये लोग ना एक काम कर सकते हो आप, ये रफ में कहीं पे छोटा सा आप लिख लीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा प्रॉफिट कैसे आ गया। तो कैसे आया प्रॉफिट बताएं, तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग वाला डेट में लॉस था, जो स्टार्टिंग वाला डेट का लॉस होता है वो प्री एक्विजिशन होता है, जो कि कैपिटल हो गया, ये कैपिटल का पार्ट हो गया। अब करेंट ईयर का कैसे निकलेगा, तो जो जिस दिन आप एक्वायर किए हो और जिस दिन का क्लोजिंग डेट है आपका बैलेंस शीट का, डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इधर का लॉस 37,500 था, इधर लॉस कितना हो गया 7,500। लॉस कैसे कम होता है, प्रॉफिट होने से, तो प्रॉफिट है 30,000, यहाँ 30,000 प्रॉफिट है। अब ये बताओ, अब आप जवाब दो, ये 30,000 का प्रॉफिट किस में जाएगा, कैपिटल में जाएगा कि रेवेन्यू में जाएगा, कि रेवेन्यू, देखो रिजर्व में तो जाएगा नहीं, क्योंकि रिजर्व का बात नहीं ना हो रहा है, प्रॉफिट का बात हो रहा है, तो प्रॉफिट में जाना चाहिए। अब सुनो, ये 30,000 कहाँ जाएगा, ये रेवेन्यू प्रॉफिट में जाएगा, मतलब इस कॉलम में जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट का बात हो रहा है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल मतलब प्रॉफिट। ठीक है, अब सुनिए, इसको हम आपको खत्म कर दे रहा, इरेज कर दे रहा, लेकिन आप ना इसको ना रफ में कहीं पे जो भी वीडियो देख रहे हो साइड में नोट कर लीजिएगा। ये लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए। स्टार्टिंग में लॉस इतना था, एंडिंग में लॉस कम हो गया। लॉस कम होने से कैसे कम होता है, क्योंकि कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है, तो जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट हुआ है। क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस जाके ये माइनस बचा, माइनस वाला ज्यादा है ना, इसीलिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन उठता है कि सर ये किस में लिखेंगे, कैपिटल में कि रेवेन्यू में, तो रेवेन्यू में लिखेंगे, क्योंकि एक्वायर करने का बाद का ये प्रॉफिट है, ये करंट ईयर का प्रॉफिट है। एक्वायर करने का जो बाद का समय होता है ना, वो करंट ईयर का प्रॉफिट माना जाता है। तो करंट ईयर का जो भी प्रॉफिट रहेगा वो कहाँ जाएगा, रेवेन्यू में जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखें 30,000। ठीक है, सब कर लेंगे, पहले रेवेन्यू प्रॉफिट लिखें। अब देखो, अब हम लोग प्रॉफिट से उल्टा दिया। यदि क्वेश्चन में ना वो फिक्स्ड एसेट्स वाला गलती नहीं रहता ना, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल सलट गया। लेकिन आइए अब आप क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट में आइए, एडजस्टमेंट में आराम से एक एक करके करेंगे, समझ में आएगा। देखो लिखा हुआ है एडजस्टमेंट में, आइए बैलेंस शीट के नीचे, फिक्स्ड एसेट्स स्टैंडिंग इन द बुक्स ऑफ एस लिमिटेड एट ₹90,000 वाज कंसीडर्ड वर्थ ₹75,000 ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर। मतलब एस लिमिटेड के बुक में जो फिक्स्ड एसेट्स है ना, उसमें 90,000 है, लेकिन वो कितना होना चाहिए, 75,000। आप ज्यादा दिखाए हो कि नहीं, तो ज्यादा ओवर वैल्यूएशन की हो। मतलब इधर देखो मेरी तरफ, आपके अकाउंट्स में 90,000 है, बट जो एक्वायर कर रहा हो बोलता 75,000 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, तो ज्यादा लिख के रखे हो ना, तो कम करना पड़ेगा। तो कम करेंगे तो लॉस है भैया, लॉस है तो पीएल में आएगा कि नहीं आएगा। तो चलिए इसको भी, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, देखिए सब बता रहा है। देखिए यहाँ पे
ओवर वैल्यूएशन ऑफ, क्या एसेट्स का नाम, ओवर वैल्यूएशन ऑफ, देखो फिक्स्ड एसेट्स है, सब समझा रहा है, सुनो, ओवर वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो आपका एसेट्स कितना होना चाहिए, आप दिखाए हो 90,000, 75,000 होना चाहिए, आप ज्यादा दिखा के रखे हो ना, तो ये लॉस है। तो लॉस होने से, ये लॉस कब का है अब ये समझना है, ये लॉस कब का है। तो आपके पास दो डेट है, एक है आपका 1 जनवरी 2019 और एक है 31 दिसंबर 2019। ये इस दिन का बैलेंस शीट बनाना है। याद करो क्वेश्चन में जो डिफरेंस बता रहा ना, डेट ऑफ एक्विजिशन का बता रहा है, इस दिन का लॉस है। तो यदि इस दिन का लॉस है ना तो कैपिटल लॉस होगा, क्योंकि ये बिजनेस एक्वायर करने का है ना, तब लॉस दिखा मेरे को। ठीक है, तो ये किस में जाएगा, जिस दिन आप शेयर एक्वायर करोगे उस दिन का लॉस रहेगा ना, तो कैपिटल लॉस होगा, तो ये जाएगा इसमें कैपिटल लॉस में, इस वाले कैपिटल प्रॉफिट में। कितना का लॉस हो गया, 15,000। इसको पहले आप क्लियर कर लो, फिर से एक बार बोलते हैं, ठीक है, नहीं बोलेंगे, नहीं समझ में आएगा दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, फिर से बोलते हैं, समझिए। आपके पास कितना का एसेट्स था, बट जब होल्डिंग कंपनी एक्वायर किया ना, तो वो बोल रहा है 75,000 का होना चाहिए, तो 90,000 का चीज 75,000 कर दिया कि नहीं कर दिया। तो जैसे ही आपका एसेट का वैल्यू कम होगा तो आपके लिए लॉस है ना, क्योंकि आपका एसेट कम बन रहा है, ठीक है, कम आ रहा है आपके पास। तो कितना आपके पास कम आया, 15,000, 15,000 का लॉस हो गया, लेकिन एक फायदा है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी एसेट्स कम होता है ना तो डेप्रिसिएशन कम लगता है। तो एसेट्स कितना से कम हुआ है, 15,000, तो आपको डेप्रिसिएशन अब कम लगेगा, डेप्रिसिएशन कम लगेगा। ठीक है, अरे यार सुनो, मेरा बात सुनो, मेरा बात सुनिए, एसेट कम हो गया ना तो डेप्रिसिएशन आप तो ज्यादा चार्ज करके रखे हो। जो एस लिमिटेड हो किस पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, 90 पे किया, बट आपको करना चाहिए था 75,000 पे, तो आप तो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज करके रखे हो। फिर से समझा रहे, सुनो, जो आपका सब्सिडियरी कंपनी है वो 90,000 बता रहा था, तो 90,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया ना, हाँ, बट रियल में अभी एसेट का वैल्यू कितना है, 75,000 है। तो एसेट का वैल्यू कम होने से आपको लॉस हुआ ना, तो वो सब्सिडियरी किस पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, 90,000 पे, बट उसको करना कितना पे चाहिए था, तो डेप्रिसिएशन उसको कम करना है, कम करने से प्रॉफिट होता है, तो यहाँ फायदा होगा, तो प्लस करेंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्रॉफिट क्या हो गया यहाँ पे, बढ़ गया ना, डेप्रिसिएशन ऑन ओवर वैल्यूएशन, 15,000 का 20%। अब क्वेश्चन ये उठता है, सर ये 3,000 किस में जाएगा, प्री में जाएगा, प्री का कॉन्सेप्ट होगा तो इसमें जाएगा, पोस्ट का कॉन्सेप्ट होगा इसमें जाएगा। पोस्ट का ही है, कैसे हम पकड़ लिए, कैसे आप लोग पकड़ेगा हम बताता है। डेप्रिसिएशन किस डेट में चार्ज होता है, आपका एक्वायर का डेट ये है, बैलेंस शीट का डेट ये है, ध्यान से समझिए, दिसंबर है ना, तो 19 होगा, ठीक है, कहीं हम यदि 20 लिखा हुआ तो 90 ही रहने देना, क्लोजिंग डेट अपना 19 है, ठीक है। क्या इस दिन का डेप्रिसिएशन का बात हो रहा है, किस दिन का हो रहा है, क्लोजिंग डेट का, तो मतलब यहां से यहां तक का डेप्रिसिएशन का डिस्कशन चल रहा है, तो एक्वायर करने के बाद का डेप्रिसिएशन है। एसेट जब हम लोग एक्वायर करेंगे उसके बाद हम लोग डेप्रिसिएशन के बारे में सोचेंगे, इसीलिए सारा का सारा डेप्रिसिएशन किस में जाएगा, पोस्ट में जाएगा। हाँ, वो बात अलग है कि सर जो ये ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ तो ओवर वैल्यूएशन हुआ तो प्रॉफिट कम हो गया, ये कहाँ चला गया, प्री में, क्योंकि ये इसी डेट में डिस्कशन चल रहा है, बट डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट कहाँ पे चल रहा है, क्लोजिंग डेट में, ठीक है। जो समय लगेगा वर्किंग में लगेगा, वर्किंग बन जाएगा तो 10 मिनट में बैलेंस शीट बन जाएगा, तो आप लोग हड़बड़ाइए मत। तो देखिए कितना हो गया, 3,000, ठीक है। अब आप हम लोग हिसाब कंप्लीट करता है, मेरे हिसाब से सारा कर दिया, एक चीज खाली बाकी है,
ठीक है, हाँ हो गया, सब चीज क्लियर हो गया, हो गया तो चलिए। तो टोटल हम लोग करता पहले कैपिटल प्रॉफिट को हिसाब लेता है, रेवेन्यू प्रॉफिट को, फिर रेवेन्यू रिजर्व को। तो ये 2500 है, ये दोनों देखो माइनस में है, तो ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लॉस ज्यादा है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है, ये दोनों माइनस में है। अब उतना कैलकुलेटर में आता ना, ये दोनों जोड़ लो और इसको माइनस कर दो, कितना आएगा 50,000। ये 50,000 आपका लॉस आया है, क्या ये प्रॉफिट है? ये लॉस है, क्योंकि लॉस ज्यादा था आपके पास यहां भी लॉस था, यहां भी लॉस था, ठीक है, और ये प्रॉफिट था रिजर्व का, ये रिजर्व का पार्ट था, ठीक है। तो आपके पास 50,000 का लॉस आ गया, ठीक। इधर कितना है, करंट ईयर का प्रॉफिट है, और ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन से जो बचत हुआ ना, एसेट का वैल्यू कम होने से डेप्रिसिएशन कम लगता है, एसेट का वैल्यू बोलो कम होने से डेप्रिसिएशन कम लगता है, तो फायदा हो गया। तो टोटल मेरे को कितना फायदा हो गया 33,000, और ये 5,000 का 5,000 रहा रेवेन्यू का, रेवेन्यू रिजर्व 5,000 रहा। अब इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, दो लोगों को हिस्सा देना पड़ेगा, एक देना होगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट को जो कि 20% है, और एक देना होगा होल्डिंग कंपनी का क्या नाम है, थोड़ा क्वेश्चन देख के बताओ तो इसमें, एच लिमिटेड, जिसका 80% शेयर है। एच लिमिटेड का कितना परसेंट शेयर है, 80%, बांट दीजिए। 50,000 का 20% कितना होगा 10,000, और 50,000 का 80% कितना होगा, लेकिन ये दोनों लॉस है, आप इस बार खरीदे हो ना तो लॉस ले लिए हो, क्योंकि बिजनेस में लॉस था, आप जो कंपनी को एक्वायर किए हो लॉस आ गया आपके पास, प्रॉफिट नहीं आया, लॉस आया है। अब इसका बोल लो, ये तो प्रॉफिट है 33,000 का, 20% कितना होगा, फटाफट लिख दो। हाँ, एक आएगा 6,600, और ये कितना आएगा 26,400, ये दोनों प्रॉफिट है। और लास्ट वाला का रिजर्व में बोलो 1,000 और 4,000, चलिए 1,000 और 4,000, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब हम आपको एक बार फाइनल कंक्लूजन बोलता, फिर स्टेप नंबर 3 में जाएगा, फिर 10 मिनट लगेगा, बैलेंस शीट बन जाएगा। जो मेहनत है आपका 3-4 स्टेप में ही है। तो पहला स्टेप क्या था, हम लोग को रेशियो निकालना कि किसका परसेंट कितना होल्डिंग है, होल्डिंग का कितना हिस्सा है, सब्सिडियरी का, सब्सिडियरी का जो हिस्सा रहता है वही माइनॉरिटी इंटरेस्ट बन जाता है, पता है ना आपको। उसके बाद आपको एनालिसिस क्या करना पड़ेगा, जिस दिन आपका एक्वायर का डेट है, मान लो एक्वायर का डेट इसमें क्या था 1 जनवरी, तो 1 जनवरी के पहले का जितना पुराना प्रॉफिट है या उस दिन तक का प्रॉफिट, वो कैपिटल प्रॉफिट होता है। कुकर वाला एग्जांपल आप ले लीजिएगा, 1,000 का कुकर खरीदने का 100 रुपये आपको वापस दिया, तो आपका बेनिफिट कितना हो गया 100 का, बट आपका कॉस्ट कितना हो गया 1,000 के जगह पे 900। यहाँ भी अभी हम समझाएंगे जब गुडविल और ये निकालेंगे तो। उसके बाद देखिए 1 जनवरी 2019 के बाद का जो भी होता है क्लोजिंग डेट तक, वो करंट ईयर का प्रॉफिट होता है। तो मेरा क्लोजिंग डेट क्या है 31 दिसंबर 2019, मेरा हाथ देखो 1 जनवरी 2019, 31 दिसंबर 2019, मतलब इस हाथ के पहले का जितना भी प्रॉफिट है वो रेवेन्यू प्रॉफिट होगा या रेवेन्यू रिजर्व होगा, इसके बाद वाला जितना भी प्रॉफिट है वो कैपिटल प्रॉफिट होगा। कैपिटल प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट अलग क्यों किए, अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। यहां तक क्लियर है, ठीक है। आगे देखिए स्टेप नंबर, इसको 3 हो गया, ये रिजर्व है, ये 7500 2500 देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। आगे बढ़ता हम लोग, स्टेप नंबर 3 हम लोग निकालेंगे अभी गुडविल और कैपिटल रिजर्व। ये तो बता दीजिए कि कैपिटल प्रॉफिट जो है कहां जाएगा और रेवेन्यू प्रॉफिट कहां जाएगा, बता रहे स्टेप नंबर 3 में हम लोग बताएंगे ना, ठीक है। तो देखिए स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 देखिए, स्टेप नंबर 3 आपको निकालना होगा, वर्किंग नोट नंबर 3 है ये, कैलकुलेशन ऑफ, या तो निकलेगा आपका गुडविल, तो स्लैश देके लिख लो कैपिटल रिजर्व। क्यों निकलेगा सबका भी रीजन देते हैं, ठीक है, ठीक है, दिख रहा है बोर्ड पे, गुडविल और कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अब देखिए गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैसे निकलेगा आपको समझाते हैं। जो आप कंपनी एक्वायर किए हो उसका कॉस्ट कितना लगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर, ये आप देख सकते हो, ये कहां दिया हुआ जानते हो, बैलेंस शीट में देखिए, इन्वेस्टमेंट में देखिए,
इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड लिखा होगा, तो वहां देखिएगा 2 लाख रुपया है, वो इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड। आप कितना खर्च किए? 2 लाख रुपया, ठीक है। जिस दिन आप इन्वेस्टमेंट किए उस दिन देखो आपके पास प्रॉफिट है कि लॉस आया, तो आप वर्किंग नोट नंबर 2 में जाओ। वर्किंग नोट नंबर 2 में गए? वर्किंग नोट नंबर 2 में देखो आप एच लिमिटेड है ना, एच लिमिटेड है ना, कैपिटल प्रॉफिट वाला कॉलम देखो, 40,000 का आप लॉस लाए हो, तो 40,000 का लॉस लाए हो ना, लॉस आने से क्या होगा, आपका कॉस्ट बढ़ेगा, इसीलिए ऐड होगा, ठीक है। तो ये कौन सा लॉस है? प्री एक्यूजिएशन लॉस है। ये प्री एक्यूजिएशन लॉस कौन सा है? ये 40,000 है। कौन सा है? तो आप वर्किंग नोट नंबर 2 में देखना, स्टेप नंबर 2 में देखिएगा, कैपिटल प्रॉफिट बोल के होगा, और होल्डिंग कंपनी के हिस्सा में कितना आया था? 40,000। देखो इसीलिए हम बोर्ड में नीचे में रखा है। तो आपका सामान का दाम तो बन गया 2,40,000। कितना लाख बन गया? 2,40,000। मतलब सर ये ऐड क्यों हुआ? क्योंकि देखो आप कोई चीज खरीदने गए, जैसे आप कुकर खरीदने गए 1,000 रुपया का, उल्टा और 100 रुपीज का कुछ पैकिंग चार्जेस ले लिया, तो आपको कुकर का दाम कितना हो गया? 1100 हो गया। ठीक उसी तरह यहाँ पे देखो, आप उसका शेयर खरीदे 2 लाख का, जब खरीदे ना 2 लाख का शेयर, तो संग संग में लॉस आया उसके खाते में, उसके खाते में पहले से लॉस था, वो लॉस अब आपका हो गया। तो लॉस आने से आपका कॉस्टिंग बढ़ता है, प्रॉफिट होने से कॉस्टिंग। तो अब ध्यान दीजिए, जो स्टेप नंबर 2 में जो कैपिटल प्रॉफिट का कॉलम निकाले हो ना, उसके एकदम लास्ट में देखो होल्डिंग के पास लॉस आया था, एच लिमिटेड 80%, 40,000 लॉस, तो 2,40,000 हो गया सामान कंपनी का वैल्यू, मतलब जो खर्चा। अब इसके बदले में देखिए, इसके बदले में 2,40,000 रुपए जो खर्च किए हो, इसके बदले में आपको देखना होगा कि आपके पास नेट एसेट्स कितना आया। नेट एसेट्स कितना आया? कितना आया नेट एसेट्स? देखिए सर, नेट एसेट्स कितना है आपको देखना पड़ेगा, तो कैसे देखेंगे? पहले शेयर कैपिटल लेंगे। कितना है शेयर कैपिटल? कितना मिला? 24,000 शेयर इंटू 10, 24,000 शेयर आपको मिला है इंटू 10, 24,000 शेयर मिला और 10 रुपया करके मिला, तो कितना शेयर आपके पास आया? 2,40,000। तो ना तो इस क्वेश्चन में गुडविल आया और ना ही कैपिटल रिजर्व आया। एक बार फिर से हम इसको समझा देता है, ये कैसे किए हम लोग। देखिए, खरीदने का खर्चा कॉस्ट कितना लगा? 2 लाख। अब इस 2 लाख में आपके पास प्रॉफिट आता ना, तो ये लेस हो जाता, क्योंकि आपका खर्चा क्या पड़ जाता? कम पड़ जाता। यहाँ पे तो लॉस आया तो खर्चा और बढ़ गया। उसके बाद खर्चा इतना बन गया 2,40,000, बदले में, इसके बदले में आपके पास क्या आया? नेट एसेट्स में शेयर आया, क्योंकि लॉस आया है। देखो एक चीज यहाँ पे हम नेट एसेट्स नहीं लिख के ना शेयर कैपिटल लिखे तो बेस्ट है, नेट एसेट्स लिखेंगे तो फिर इसको इसमें कंसीडर करना होगा, ठीक है, वो भी सही है, लेकिन ये टेक्निक्स बेस्ट होगा। आप ऐसे समझो, जितना का खर्चा कियो उसके बदले आपको लॉस मिल गया, तो आपके जेब में इतना रुपया लग गया, आपके जेब से 2,40,000 चला गया, 2 लाख रुपया देने में और 40,000 उसका नुकसान भरपाई करने में, 2,40,000 गया। इसके बदले में आपके पास कितना शेयर कैपिटल आया? तो 2,40,000 आ गया। इसीलिए गुडविल और कैपिटल रिजर्व क्या हो गया? नील हो गया। इसको आप अलग अलग तरीका से भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो। देखो आपको समझाता है, आपका 2 लाख का कैपिटल आया, 2,40,000 का। अच्छा छोड़ो, रहने दो, और कोई स्टेप पे बताएगा ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा। आपको एकदम सिंपल स्टेप याद रखना है, इतना लगाए हैं, लॉस आया, मेरा सामान का दाम बढ़ गया, और उसके बदले मेरे को कितना शेयर कैपिटल मिला? 24,000 शेयर खरीदे थे, फेस वैल्यू 10 है, तो हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे फेस वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो 2,40,000 हो गया, तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व क्या हो गया? नील निकल गया। स्टेप नंबर 3 हो गया। स्टेप नंबर 4 कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस बनाएंगे, इसको बना के सल्टा देंगे। उसके बाद बैलेंस शीट पे जाएंगे, बैलेंस शीट 5-10 मिनट में बन जाएगा। तो देखिए, प्री और पोस्ट, वो जो कैपिटल प्रॉफिट था ना 40,000 और 10,000 माइनॉरिटी इंटरेस्ट, वो प्री है, ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है। तो यहाँ प्रॉफिट की जगह पे क्या मिला? लॉस मिला है। देखना,
वो जो स्टेप नंबर 2 में जो कैपिटल प्रॉफिट का कॉलम बनाए हो ना, वो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है। इसीलिए देखिएगा 1/4/2019 का जो आप शेयर एक्वायर कर रहे हो ना, हम उस दिन का जनरल रिजर्व और कैपिटल जो भी पीएल था उसको कैपिटल प्रॉफिट में लिया, ध्यान दो। ठीक है, प्री और पोस्ट जो टेक्निक आप अलग अलग करके भी जो चार्ट के थ्रू बनाते हो वैसे ही बना सकते हो, इस तरह से बना सकते हो, कोई टेंशन का बात नहीं, हम समझा देगा फिर से। स्टेप 4 बोलो, स्टेप 4 में क्या करेंगे, कॉन्सोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। ये हम इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि जब हम लोग कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे ना तो उसमें रिजर्व एंड सरप्लस में डायरेक्ट लिख देंगे। तो कैसे निकलेगा, तो आइए दिखाता आपको। पहले जनरल रिजर्व ले लो, तो जनरल रिजर्व में 2 लोग हैं, एच लिमिटेड का पूरा लेंगे, बोलो कितना एच लिमिटेड का, एच लिमिटेड का पूरा लेंगे। और जो एस लिमिटेड है ना, एस लिमिटेड जो है उससे मिला है, मतलब एच को जो मिला है, तो एच को मिला है वो कहां से पता चलेगा, कितना मिला है, 4,000 मिला है। सर 4,000 कहां से मिला है, स्टेप नंबर 2 में जाओ, स्टेप 2 में है ना, देखो वहां पे रेवेन्यू रिजर्व टोटल 5,000 आया था, रेवेन्यू पोस्ट वाला आएगा उसका 80%, मतलब लास्ट में देखना यहाँ पे 4,000 था, रेवेन्यू रिजर्व जो है टोटल तो 5,000 था और 80% ही तो होल्डिंग को मिलेगा। और इसका हम लोग वर्किंग भी किया स्टेप 2 में, एकदम लास्ट में देखिए, स्टेप 2 में लास्ट में जाके एक बार चेक करो, हड़बड़ाओ मत। एक्चुअल में क्या है ना कि इसका वर्किंग ही बस झमेला, उसके बाद बैलेंस शीट बन जाएगा। ठीक है, तो टोटल मेरा कितना आ गया रिजर्व का बैलेंस, 94,000। चलो मेरा हेल्प करिए, उसके बाद क्या लेंगे, पीएल, पीएल में एच लिमिटेड का पूरा लेंगे, पूरा। एच लिमिटेड में कोई छेड़छाड़ नहीं है, कोई कम बेसी नहीं है। ठीक है, एस लिमिटेड में पहले आपको देखना होगा, स्टेप नंबर 2 में जाओ, उसमें देखिए रेवेन्यू प्रॉफिट का कॉलम बनाया है, देखो देखा 26,400 लिखा हुआ, लिखा हुआ 26,400 आएगा, रेवेन्यू प्रॉफिट का कॉलम मिला। एकदम लास्ट में देखो हम लोग माइनॉरिटी को अलग किए थे और होल्डिंग को अलग किया था, 20 और 80। कॉलम नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में जो रेवेन्यू प्रॉफिट है उसका कॉलम देखना था, 26,400, तो यहाँ पे कितना आया था, 26,400 था। एक बार हम चेक कर लेता है, तुम लोग बोल तो रहा है, हाँ 26,400 था। ये टोटल प्रॉफिट हो गया 86,400, बट इसमें एक धमाका है, लास्ट में देखो एडजस्टमेंट, लास्ट नंबर एडजस्टमेंट कितना है, हाँ, तो आपको बोले थे ना स्टॉक ऑफ एच लिमिटेड, एच लिमिटेड के स्टॉक में कितना इंक्लूड है, 30,000, जो कौन भेजा है, एस। मेरे तरफ देखो, एस ये हाथ है मेरा और एच ये हाथ है, हम इसको भेज दिया 30,000 का स्टॉक, इसमें 7,500 का प्रॉफिट इंक्लूड है, और ये दोनों तो कंपनी एक ही है, तो आपस में प्रॉफिट मिला के रखे हैं जो कि प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ, तो इसको आपको हटाना पड़ेगा, अनरियलाइज प्रॉफिट बोल के, तो लेस होगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, कितना हुआ 7,500। ये परसेंटेज में रहता तो कैलकुलेट करना पड़ता 30,000 के ऊपर। अब बताओ नेट फिगर कितना आया, 78,900। एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर फंस जाएगा। 78,900, ठीक है। अब सुनो, आपके पास कैपिटल रिजर्व यहाँ पे आता ना तो उसको भी यहाँ पे लिख देता है, जनरल रिजर्व लिखते, पीएल लिखते, रिवैल्यूएशन रिजर्व रहता तो उसको भी यहाँ पे लिख देते। ठीक है, कुछ वैसा है नहीं, ठीक है, इसीलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब दोनों ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 172,900 रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल आ गया, 172,900। एक बात बताइए मेरे को, यदि इस क्वेश्चन में ना कैपिटल रिजर्व आ जाता ना तो यहाँ पे ऐड कर देते, कैपिटल रिजर्व कब आएगा ये भी आपको समझना होगा। हाँ, जब आपका जो इन्वेस्टमेंट है ना उससे ज्यादा का आपको मिल जाए शेयर कैपिटल और प्रॉफिट, मतलब आप 10 रुपया लगा रहे हो बट बदले में 18 रुपया का बिजनेस आ रहा है, तो 8 रुपया का फायदा हो गया। यहाँ साला लगाया ही हम लोग कितना है,
2 लाख, उल्टा 40,000 का लॉस आ गया, तो मेरे जेब से 240 गया, और शेयर भी कितना का आ गया, 240 भैया। ये तो गड़बड़ हो गया ना। यहाँ डिफरेंस आता तो ये दोनों पॉइंट यहीं क्लियर कर देते बढ़िया से। गुडविल भी, आपको गुडविल को भी समझना होगा। देखो पहले आप कैपिटल रिजर्व समझ गया, आप किसी बिजनेस में 10 का इन्वेस्ट किया, आपको बदले में उसका एसेट्स कितना है 18 का, ज्यादा आया ना, तो कैपिटल रिजर्व। मान लो आप किसी बिजनेस में 10 रुपया इन्वेस्ट किया, बट 8 ही रुपया का एसेट्स आ रहा है, तो 8 रुपया का एसेट्स लिए 10 रुपया दे रहे हो, तो अब तो ज्यादा पैसा दे रहे हो ना। तो ज्यादा पैसा जब दोगे ना, सामान जो आएगा, एसेट्स आएगा ना बिजनेस खरीदने पे, और अब ज्यादा पे करोगे तो गुडविल होगा, कम पे करोगे फायदा होगा, फायदा को कैपिटल रिजर्व बोलेंगे। ठीक है, इसको हम अगला क्वेश्चन में भी बता देगा। यहाँ तो इक्वल हो गया तो फंस गया हम लोग। ठीक है, अब हम लोग कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए तैयार है, जो 10 मिनट में बन जाएगा, फॉर्मेट वगैरह वगैरह, इसको आप लोग को नोट कर लेना है। ठीक है, गुडविल को कैपिटल रिजर्व कैसे निकलेगा, ठीक है, और ये तो आपको हर क्वेश्चन में करना है, ये 4 स्टेप। अच्छा एक और स्टेप कर लेते हैं, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वैल्यू, क्योंकि उसको, हाँ लाइबिलिटी है। ठीक है, कैसे करेंगे, तो देखिए, हाँ देखिए, 6,000 स्टेप 5 जो हम आपको लिखाया नहीं था, अभी लिख लो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ MI, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जो 20% वाला नहीं है उसका हिस्सा। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल, 60,000, क्योंकि पूरा एस लिमिटेड का शेयर कितना है, 6,000, 3 लाख है ना, तो 3 लाख है, 3 लाख का 20%, 20%, डायरेक्ट वैल्यू का ले लो ना। 3 लाख टोटल कैपिटल है एस लिमिटेड का, बैलेंस शीट में देखो, जिसमें 80% होल्डिंग अक्वायर कर लिया था, तो 20% इसके पास है, तो कितना आ गया 60,000। अब आपको ना स्टेप नंबर 2 में जाना है, स्टेप नंबर 2 में जाइए। स्टेप नंबर 2 में गया, तो स्टेप नंबर 2 में देखो, ठीक है, 3 कॉलम बनाए थे। देखो वो स्टेप नंबर 2 ही डेंजरस है, उसको पहले समझ लो। उसमें 3 कॉलम बनाए थे, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू रिजर्व। कैपिटल प्रॉफिट का हिस्सा देखो, उसमें देखो एकदम लास्ट में माइनॉरिटी का इंटरेस्ट का वैल्यू 20% का बताया है, तो कैपिटल प्रॉफिट नहीं आके लॉस आया था, कितना आया था, 10,000 लॉस है सर। डायरेक्ट 10,000 आया था ना उसमें, हाँ सर, हाँ। तो 10,000 लॉस आया था। तो देखिए लॉस आपका ना माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वैल्यू कम करेगा और प्रॉफिट बढ़ाएगा। उसके बाद रेवेन्यू प्रॉफिट का शेयर देखो, 6,600 सेकेंड वाला कॉलम क्या है, सेकेंड वाला कॉलम क्या है, स्टेप नंबर 2 में सारा झमेला स्टेप नंबर 2 से, ये स्टेप नंबर 2 को फोकस करिए। रेवेन्यू प्रॉफिट कितना है, 6,600, तो उसमें ना टोटल बताओ, रेवेन्यू प्रॉफिट टोटल नीचे कितना था, 33,000 था। उसमें आप देखो कि माइनॉरिटी का शेयर कितना है, होल्डिंग का अलग कर दिए थे, माइनॉरिटी का अलग, तो 20% कितना है, टोटल था 33, उसका 20% है MI का, 6,600 प्रॉफिट है, तो प्लस होगा। उसके बाद तीसरा कॉलम रेवेन्यू रिजर्व, 5,000 टोटल था, 5,000 टोटल है, उसका 20%, इसका 20%, 1,000, 1,000 आ गई। ये किसका शेयर है, 20% वाले का है। यहाँ पे भी आप कर सकते थे, टोटल कैपिटल लॉस 50,000 था ना, जिसका 20% किसके पास है, माइनॉरिटी के पास है। लॉस आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट कम कराता है। अब एक बच्चा पूछेगा कि भैया माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है, 57,600। देखो मेरे तरफ देखो, होल्डिंग है एक और एक माइनॉरिटी है, सब्सिडियरी है, सॉरी होल्डिंग सब्सिडियरी। हम होल्डिंग है, मेरा ये वाला हाथ होल्डिंग है, इसमें हम 80% एक्वायर कर लिया, 20% तो उसका अदर शेयर होल्डर भी तो होगा। ठीक है, 20% क्या होगा उसका, अदर शेयर होल्डर होगा। तो जो 20% अदर शेयर होल्डर है, ठीक है, वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, तो उसका आपको वैल्यू तो देना होगा, क्योंकि उसका सारा बैलेंस शीट तो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका वैल्यू कैसे बढ़ेगा, जहां प्रॉफिट होगा प्लस कर देंगे, जहां लॉस होगा माइनस कर देंगे। तो स्टेप नंबर 2 में ही सारा खेला। हम स्टेप नंबर 2 में लास्ट में ना माइनॉरिटी इंटरेस्ट का और होल्डिंग का वैल्यू जो अलग अलग किया था, वहीं से हमें सारा डेटा लिया है। ठीक है, तो इतना कैपिटल का हिस्सा आएगा, क्योंकि 20% अभी भी है। एस लिमिटेड का टोटल कैपिटल है 3 लाख, उसका 20% है, और ये आपका कैपिटल लॉस, रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू रिजर्व का ये सब लॉस है। अब हम जा रहे हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने। ठीक है, दिख रहा है, लाइन थोड़ा चला गया है, बट देखते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको रोकेंगे नहीं, इसमें खत्म कर देंगे, क्योंकि अगला भी वीडियो बनाना है।
ठीक है, तो चले बैलेंस शीट बनाए। आपको चारों पांचों स्टेप का फिगर थोड़ा सा मेरे को हेल्प करके बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बैलेंस शीट एकदम इजी तरीका से बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, पहले लिखेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ठीक है कोई बात नहीं, ये समझ में आ जाएगा। बोल तो रहे हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड, ठीक है, वो सब देख लेगा। एज ऑन 31/12/19 क्लोजिंग डेट बताया। तो कंसोलिडेशन का खेला कहां से चालू होता है, किसी दिन एक्वायर किया और अब क्लोजिंग का बैलेंस शीट बनाना है, पर्टिकुलर और 2 अमाउंट कॉलम, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, सबसे पहले हम लोग लेंगे शेयर होल्डर इक्विटी एंड लाइबिलिटी। ये सब हेडिंग वेडिंग आप लोग को आना चाहिए, उम्मीद है। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, यदि नहीं आ रहा है तो फिर आप थोड़ा देख लीजिएगा रिवाइज शेड्यूल 3 या 6 में, फिर भी हम एक सब में लिख दे रहा। सबसे पहले आएगा शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में 2 चीज आएगा, शेयर होल्डर फंड, इसके अंदर कितना चीज आएगा, शेयर कैपिटल। लेकिन एक बात बता रहे, सुनो, यहां आप गलती करोगे। हम लोग शेयर कैपिटल ना सब्सिडियरी का नहीं लेते हैं, क्योंकि उसी के बदले तो मेरा वो सारा एसेट्स और लाइबिलिटी आता है और बदले में इन्वेस्टमेंट कैंसिल होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग सब्सिडियरी का शेयर कैपिटल नहीं लेते हैं, क्योंकि उसका सारा एसेट्स और लाइबिलिटी मेरे पास आता है, और जो मेरा इन्वेस्टमेंट है ना वो हम कैंसिल करते, तभी तो मेरा गुडविल और कैपिटल रिजर्व आता है। तो शेयर कैपिटल को साइड रख दीजिएगा, सब्सिडियरी का शेयर कैपिटल मत लीजिएगा, बाकी सारा चीज आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस जो शेयर है वो आएगा, और पूरा आपका ये आएगा बैलेंस शीट का एसेट्स और लाइबिलिटी जो भी है, ठीक है। तो शेयर कैपिटल किसका लेंगे, सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग का। बता दो मेरे को कितना, 7,50,000। कहाँ चला गया, ठीक है। पेज नंबर 14 सर। 7,50,000, ठीक है, 7,50,000। नेक्स्ट सरप्लस, रिजर्व सरप्लस। अब हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस लेते हैं। कितना है रिजर्व एंड सरप्लस, ये स्टेप नंबर कितना में निकाले थे बाबू, 5 में निकाले थे, नहीं 4 में, 4 में था, 4 में कितना था, 172,900। इसीलिए तो हम लोग कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस बना दिया, ताकि हमको यहाँ पे, इसमें क्या होता है ना, रिजर्व एंड सरप्लस में एच लिमिटेड का पूरा आएगा, लेकिन जो सब्सिडियरी है ना उसका सिर्फ शेयर आएगा और होल्डिंग का शेयर आएगा, माइनॉरिटी का तो अलग से बनेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर क्या आएगा, हाँ उसके बाद आएगा पॉइंट नंबर 2, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये लाइबिलिटी क्यों है, क्योंकि भैया ये होल्डिंग बना रहा है, तो होल्डिंग बना रहा है अपना 80% का तो अपने पास रखेगा, 20% तो उसको पे करना पड़ेगा ना। किसको पे करना होगा, जो एस लिमिटेड में 20% शेयर होल्ड करके रखा है, माइनॉरिटी छोटा छोटा शेयर होल्डर लोग, इसीलिए लाइबिलिटी है ये, ठीक है। तो ये स्टेप 5 में हम लोग निकाल दिए थे, कितना है 57,600। नेक्स्ट बोलो। और सर फिर हम लोग नॉन करेंट लाइबिलिटी नहीं है, रहने से लिख देते हैं, ठीक है। 3 देखो यहाँ पे जो भी नहीं रहेगा अपना आप उसमें डैश करके छोड़ देने से बेस्ट होता है। नॉन करेंट लाइबिलिटी नहीं है, नील कर दीजिएगा, हम नहीं करता, बोलो क्यों, मेरे पास स्पेस का कमी, हम सोच रहे हैं एक ही में बैलेंस शीट टैली करा दे, ठीक है। आप एग्जाम में जो चीज नहीं रहेगा वहां पे लिख के नील कर दीजिएगा। चलिए नंबर 3 क्या है, करेंट लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल एक ही है क्या, नहीं सर, दोनों का नहीं सिर्फ ट्रेड पेबल ही है। इसमें खुद का लेंगे पूरा, पूरा कितना है, खुद का कितना है, एच लिमिटेड का बताओ, बैलेंस शीट देख के बताओ। एच लिमिटेड होल्डिंग का कितना है, 90,000 और सब्सिडियरी का, तो टोटल कितना, 1,21,500। और तो कुछ नहीं है ना, जैसे बिल्स पेबल और सिंडिकेटर इसी में आ जाता है, ठीक है। अब रुको टोटल कर लेंगे, पहले एक बार एसेट्स को भी सल्टा दे थोड़ा,
कि हो जाएगा इतना में? हाँ, एसेट में तो ज्यादा आइटम नहीं है, ठीक है, हम थोड़ा शॉर्ट में भी लिख दे रहा है, आप लोग इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप बैलेंस शीट में आइए, एसेट साइड यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, ठीक है। एसेट्स में नंबर 1 क्या है? एसेट्स में नंबर है नॉन करेंट एसेट्स। नंबर 1 क्या है? नॉन करंट इसमें दो ही पार्ट है, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स के अंडर में क्या क्या आता है? एक आता है आपका पीपीई, ऐसे आता तो 3-4 आइटम, बट आप समझ के रखो पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। पीपीई मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये फिक्स्ड एसेट्स ही है, ठीक है। और ये टेंजिबल वाला है, तो टेंजिबल है तो कितना है? पहले तो आप देखो एच लिमिटेड का कितना है, 6,85,000, और एस लिमिटेड का कितना है? 1,60,000। टोटल 8 लाख ये होल्डिंग का पूरा लेना है, ठीक है, 8 लाख। नहीं इसमें माइनस भी करना है, ओवर वैल्यूएशन जो हुआ था। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, अकाउंट नहीं सर, 14 नंबर पे रुक जाओ, नेक्स्ट एक सेकंड, यहाँ पे हम समझाता है, ठीक है। ये आप लोग थोड़ा ना गलत तरीका से मेरे को बता दिया, इसका या तो आपको वर्किंग नोट करना पड़ेगा, ठीक है, और नहीं तो आपको यहाँ पे हम करेंगे तो शायद समझ में नहीं आया। हम एक काम करते हैं ना, इसका एक वर्किंग नोट अलग से बना देते हैं। सर वहीं पे नीचे समझा के उसको इरेज कर दीजिएगा, नीचे समझा दीजिएगा। अच्छा ठीक है, तो यहीं पे हम समझा देता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो इसका एक वर्किंग ही बना देते हैं, वर्किंग बना देंगे। अच्छा आपको बता दें एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबका ना नोट्स बनेगा। ये जो फर्स्ट अमाउंट कॉलम लिखे हो ना, यहाँ पे नोट्स लिख दीजिएगा, और सबका जिसमें ज्यादा ज्यादा डेटा है ना उसका नोट बना दीजिएगा। तो ये दोनों बनाने का दरकार नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी डिटेल में दे चुके हो। इसमें एक ही आइटम है तो इसका भी नोट मत बनाइएगा, इसका हम नोट बना देंगे। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे नोट 1 दे देंगे, ठीक है, और इसमें हम लोग डेटा लिख देंगे। तो नोट 1 का डेटा आएगा 8,33,000। ये कहाँ से आया अभी हम समझा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ो, हम करंट एसेट्स करेंट एसेट्स बताओ कितना है? सर एस लिमिटेड का 1,05,000, 2 नंबर है करेंट एसेट्स, तो एच लिमिटेड का कितना है? 1,05,000, और एस लिमिटेड का कितना है? 1,71,500, 1,71,500। 500 नोट ही बनाना पड़ेगा। और इसमें भी अनरियलाइज प्रॉफिट था ना? हाँ, अच्छा, नोट ही बना दीजिए। इसका भी नोट बना देंगे। तो अनरियलाइज प्रॉफिट कितना था? 7,500। 75 से हटा दीजिए तो कितना आ जाएगा ये? सर, आ जाएगा आपका 2,69,000। 2,69,000। एक काम करो, एक बार बैलेंस शीट इक्वल कराओ, हो गया फिर हो गया हो जाएगा 11,02,000 से 11,02,000, ठीक है। अब रुक जाओ, हम अभी दो चीज नहीं आपको बताई, ये इधर तो सारा एक्सप्लेन कर दिया, इधर वाला नहीं बताया, ठीक है। एक बार इसको जोड़ के करेक्ट कर लो ना, 11,02,000 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। 9 3 12 और 6 3 9 10 और 8 3 11, ठीक है। अब सुनो, देखो नोट्स का कॉलम हम लोग बनाएंगे, सभी का बनाना इंपॉर्टेंट है, बट पॉसिबल नहीं है कि एग्जाम हॉल में सबका नोट दे दें, ठीक है। जो भी आइटम, एक आइटम होगा या 2 आइटम होगा, जनरली आपको लगता है कि नहीं हो जाएगा काम, तो आप उसको वहीं पे इस तरह से ब्रैकेट में दिखा दिखा के नोट दे दीजिएगा, ठीक है। बट किसी में ज्यादा एडलेस होगा ना तो उसका अलग से नोट बना दीजिएगा। बैलेंस शीट के नीचे नोट्स ऑन अकाउंट बनता है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के बाद। अभी हम देखिए, शेयर कैपिटल में एक ही आइटम है, होल्डिंग का शेयर कैपिटल नहीं बना है। रिजर्व एंड सरप्लस स्टेप 4 में हम लोग निकाल दिए, तो एक बार आप डिटेल दिखा दिए तो दोबारा डिटेल मत दिखाइएगा, एग्जामिनर समझ जाएगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। और ट्रेड पेबल में 2 आइटम है, बट ये इसमें और कोई एडलेस नहीं है, तो बैलेंस शीट से डायरेक्ट है। यदि आपके पास समय होगा तभी एग्जाम में इसका नोट बनाइएगा। तो ये नोट 1 कर दीजिएगा, इसको 2, इसको 3। अभी फिलहाल हम पीपीई और करेंट एसेट्स को हम बना दे रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा मेरे को इरेज करना होगा, ये इधर का जो डेटा लिखा हुआ है, क्योंकि बोर्ड में मेरे पास उतना स्पेस नहीं है, और आपको हम समझा देते हैं कि कहां से ये आया पीपीई का। बस 10 मिनट का और क्लास है। पीपीई, पीपीई, बहुत ऊपर हो गया। उसके बाद ये कितना हो जाएगा? नोट, ठीक है। पीपीई ये कितना हो जाएगा? नोट नंबर 1। ये नोट्स ऑन अकाउंट कहां बनाएंगे? बैलेंस शीट के नीचे, मतलब जो 11,02,000 आया ना एसेट्स का टोटल, उसके नीचे। इसमें सबसे पहले देखिए एच लिमिटेड का लिखो तो पहले, लिमिटेड का है आपका 6,85,000। 6,85,000 कहां से देखेंगे सर? बैलेंस शीट से। और एस लिमिटेड का देखिए 1,60,000। 1,60,000, टोटल हो गया 8,45,000। तो टोटल 8,45,000 हो गया। लेकिन आपको याद है कि एक जगह 90,000 का स्टॉक एसेट था यस एस लिमिटेड का,
बट उसको जब खरीदा गया तो 75,000 का बताया गया, 15,000 से तो ज्यादा एस लिमिटेड तो 90,000 लिख के रखा होगा, होगा। Yes, sir. तो 15,000 से ज्यादा का लिखा हुआ है कि नहीं? एस लिमिटेड का जो खाता है ना, इसमें ज्यादा रुपया लिखा हुआ है, तो उसको क्या करेंगे? घटा देंगे, तो लेस करेंगे ओवर वैल्यूएशन। और उसमें फिर depreciation कितना का ओवर वैल्यूएशन हुआ? 15,000 का। तो एसेट कम होगा, ज्यादा लिखा हुआ है ना। फिर से एक बार बोल देते हैं, ये 90,000 जो है ना, एस लिमिटेड बोल रहा है होना चाहिए, बट जब होल्डिंग कंपनी एक्वायर किया ना तो बोल रहा 75,000 होगा एक्विजिशन के डेट पे। तो जो एक्स्ट्रा आप एसेट्स लिख के रखे हो, सब्सिडियरी जो तुम लिख के रखा है, अब तो तुम मेरे पास आ रहा है तो हमको सही करना पड़ेगा, तो हमको तो मेरा एसेट्स जो ज्यादा लिखा है उसको क्या करना पड़ेगा? कम करना होगा। एसेट्स आप कम करोगे ना तो आपका डेप्रिसिएशन कम लगेगा, डेप्रिसिएशन कम लगने से एसेट्स बढ़ता है, इसको total कर दीजिए sir, ठीक है। तो कितना हो गया ये? 8,30,000। हम ऐड कर दीजिए depreciation। और यहाँ डेप्रिसिएशन क्यों ऐड हो रहा है? ज्यादा less क्योंकि डेप्रिसिएशन पहले आप चार्ज किए हो 90,000 पे, कर- जो कि होना चाहिए 75,000 पे, तो आप पहले डेप्रिसिएशन ज्यादा घटाए हो, अभी आपको क्या करना होगा? डेप्रिसिएशन कम करना होगा। डेप्रिसिएशन कम करने से एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है। तो कितना का कम होगा? 15,000 का 20%। 20%। हम एक बात बताएं, 8,33,000 समझ में आया? Yes, sir. एक बात बता रहा है आपको, आप ध्यान दिया होगा, ये देखो ये ओवर वैल्यूएशन ना, हम लोग वहां पे रिजर्व एंड सरप्लस में स्टेप 2 में इसको एडजस्ट किया है, और ये 3,000 भी, ठीक है। फिर वो जो स्टेप 2 था ना, वो रिजर्व एंड सरप्लस में आया है, तो लाइबिलिटी साइड तो हो गया, तो आपको एसेट साइड भी तो सही करना होगा, तब ना दोनों साइड इक्वल होगा। इसीलिए एसेट साइड में भी आपको एडजस्ट करना होगा, कोई भी एडजस्टमेंट, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट कहाँ जा डालना पड़ेगा? लाइबिलिटी साइड में। अब फटाफट हम लोग करंट एसेट्स को भी समझ लेता है, ठीक है। तो नोट 2, यहाँ पे नोट 2 बना देते हैं, इसको थोड़ा खत्म करना पड़ेगा, ये वाला नोट 2, ठीक है। तो नोट 2 कहाँ बनाएंगे? नोट 2 और नोट 1 बैलेंस शीट के नीचे बनाएंगे, नोट्स ऑन अकाउंट बैलेंस शीट के नीचे बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें क्या है? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कितना कितना है बोलो? एच लिमिटेड का Sir, ये 1,05,000, 1,05,000, 1,05,000, और एस लिमिटेड का कितना है? 1,71,500, 1,71,500। देखो उसके बाद टोटल कर दीजिए 2,76,000। इतना तो टोटल होना चाहिए था, ठीक है। इसमें से 2,76,000 होगा। हाँ 276,500, ठीक है। नहीं होगा, हाँ होगा तो 2,76,000 हो रहा है तो टोटल। अरे ये 500 है ना, 171 कितना बोला? 500। 171,500 और 1,05,000, 5,500 तो 10 हो जाएगा ना सर। अरे ये 500 है, ठीक है। देखिए तो 2,76,500 हुआ, तो अब देखिए इससे अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करेंगे, ठीक है। अनरियलाइज प्रॉफिट क्यों माइनस करेंगे? होल्डिंग कंपनी बेचा है, सॉरी सब्सिडरी भेजा है होल्डिंग को, होल्डिंग के पास 30,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है, प्रॉफिट कौन मिलाया है? सब्सिडियरी। किसके पास स्टॉक पड़ा है? होल्डिंग। लास्ट में दोनों कंपनी एक हो रहा है, तो प्रॉफिट रियलाइज हुआ? खुद ही बेच दोगे, एक यूनिट दूसरी यूनिट को बेच देगा तो प्रॉफिट होगा, तो हुआ प्रॉफिट, मिला हुआ प्रॉफिट था ना, उसको आपको हटाना पड़ेगा स्टॉक से, और स्टॉक तो करंट एसेट्स के अंदर में ही होता है, तो 7500 देखना आप वहां पे दिया हुआ है, प्रॉफिट हटाना पड़ेगा, स्टॉक का वैल्यू मत हटा दीजिएगा। बहुत सारा बच्चा लोग करंट एसेट्स को ही हटा देता है, करंट एसेट्स को नहीं हटाना है, स्टॉक को नहीं हटाना है, स्टॉक के अंदर का जो प्रॉफिट एलिमेंट है उसको हटाना होगा। कितना आएगा? 2,69,000 तो ये देखो स्टेप 2 नोट 2 का आ गया, ठीक है। ये नोट 1 हो गया और ये नोट 2 हो गया, ठीक है। तो हम लोग का ये क्वेश्चन जो हुआ कंप्लीट हुआ। आप इसको जरूर से देखो, 2 बार 3 बार देखिए, और वीडियो पसंद आए तो इसको अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर करो, और मेरे जो चैनल उसको सब्सक्राइब करो, इसमें बहुत सारा वीडियो अभी रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अब ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं बनाएंगे, अगले क्वेश्चन के लिए हम प्रिपरेशन करेंगे बढ़िया से, ताकि और बच्चा लोग को समझा पाए, ठीक है। थैंक यू।